नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सुबह के 11 बज रहे हैं, न्यूज रूम लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, प्रियंका गुप्ता मेरे साथ हैं। इस प्रोग्राम में हम देश विदेश में बड़ी हलचल, राजनीति से लेकर खेल और मौसम तक खास तौर पर बात करेंगे। विभिन्न हिस्सों के अंदर आपको लिए चलेंगे। केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग अलग जगहों पर सतर्क हैं और कुछ बड़े और वीआईपी केसेस में जांच चल रही है। एक एक करके मुख्य रूप से खबरें आप तक पहुंचेंगी, लेकिन शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक 5 बड़ी खबरों के साथ, जो सबसे ज्यादा देखी और पढ़ी जाने वाली खबरें हैं। और आज इस पूरे प्रांत की, साउथ एशिया के अंदर नजरे के बाद चुनाव हो रहा है। इन चुनावों के नतीजे आने के बाद बांग्लादेश की राजनीतिक रूप से दिशा और दशा शायद रिजल्ट्स बहुत हद तक डिक्लेयर करेंगे। इस बार बांग्लादेश अवामी लीग, शेख हसीना वाली टीम या पार्टी मैदान में तो नहीं है, लेकिन कड़ा मुकाबला सुबह 7 बजे से होने वाली वोटिंग में जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी तारिक रहमान के बाद देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में पूरी चर्चा इस पर करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कि भारत के दृष्टिकोण से इन चुनावों का क्या महत्व है। प्रियंका, और वहीं पर हम बात करेंगे, संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन लगातार जारी है और राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। आपको बता दें, ट्रेड डील को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है और बीते दिन सदन में राहुल ने जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए थे, उसे लेकर राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव को लाया जा सकता है। इसके अलावा नजर उत्तर प्रदेश पर रहेगी। संबल वैसे तो कुछ अन्य मामलों में अभी तक सुर्खियों में रहा है, लेकिन आज केंद्रीय जांच एजेंसियां सतर्क है। एक और वीआईपी मामला सामने आया था, केस में जांच चल रही थी और आज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से टीम सुबह सुबह पहुंची। संबल में छापेमारी की जा रही है। केस को पूरा समझेंगे और क्या जरूरत पड़ी कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इस केस में इंटरवीन कर रही हैं, डिटेल्स थोड़ी देर में। और वहीं पर बात करेंगे यूपी में बदमाशों पर लगातार कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में बदमाश अमजद को ढेर कर दिया गया है और इस बदमाश पर 50,000 का इनाम था। मुठभेड़ में एक दारोगा और सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। पंजाब भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और साथ साथ उनके बेटे से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज पूछताछ करेगा। थोड़ी देर में ये केस आगे बढ़ेगा। क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी? साल 2012-13 का, यानी 11 से जिस मामले की जांच शुरू हुई थी, 13 तक आया था। उसके बाद मुख्यमंत्री रहते हुए भी केस को दफन करने के प्रयास हुए, लेकिन क्या वाकई में केस में अभी भी कुछ जिंदा है? थोड़ी देर में समझेंगे। और क्या मुख्यमंत्री और उनके बेटे आज ईडी के सामने पेश हो पाएंगे या नहीं, ये समझेंगे। इन सारी खबरों पर चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत उस बड़ी खबर के साथ जो इंट्रो में हमने आपके सामने टॉप 5 में रखी। बांग्लादेश की पड़ोसी देश के अंदर आज चुनाव हो रहे हैं। भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और अभी तक 20% के आसपास लोग वोट कर चुके हैं। दो बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं। एक जमाते इस्लामी, जिसके कई नेता अब तक जेल में रहे, और बेगम खालिदा जिया के कुछ दिन पहले जिनका निधन हुआ था, उनके 60 साल बेटे तारिक रहमान, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो इस बार मैदान में है। दोनों पार्टियां जिनमें जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। शेख हसीना के बेटे की तरफ से एक एक्स पर किए गए पोस्ट में उनके दावे के मुताबिक कि वोटिंग वैसे तो आधिकारिक रूप से 7 बजे शुरू होनी थी, रात में ही अंधेरे में शुरू की गई और बैलेट पेपर चुराए गए। इन आरोपों का अभी क्या वाकई में इसके तथ्य हैं, जवाब आना बाकी है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये केवल चुनाव नहीं है। 299 सीटों पर एक तरफ वोटिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ रेफरेंडम भी उन 84 पॉइंट्स पर जिन पर बांग्लादेश के अंदर सबकी नजरें हैं। और ये भी याद दिलाना जरूरी है कि जो ऑफिशियल समय रखा गया था, उसके हिसाब से बांग्लादेश के अंदर ये जो मतदान हुआ है या चल रहा है, इस पर भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और यहां तक कि अमेरिका जैसे बड़े देश भी बहुत करीबी नजर बनाए हुए हैं। 9 मिनट पहले का जो अपडेट है, उसमें तारिक रहमान जिनने ढाका के अंदर वोट डाला है, मोहम्मद यूनुस की तस्वीर आपके सामने, अंतरिम सरकार के हेड थे। अभी तक पिछले 16-17 महीनों से शेख हसीना के 4 से 5 अगस्त 2024 के बाद उनको देश से छोड़ने पर जब मजबूर किया, उसके बाद जिम्मेदारी संभाली थी। और ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, संसदीय चुनाव है 13। इसके अलावा 84 सूत्रीय जो सुधार पैकेज है, उस पर भी आज वोटिंग हो रही है। वो एक तरह का रेफरेंडम है। और 12 फरवरी का दिन जब चुना गया, तो 18 महीने आज बीत गए हैं जब नई सरकार बनने के बाद या अंतरिम सरकार के बाद आम चुनाव हो रहा है, जिसमें 2024 के बाद इस बार सत्ता किसी और में हाथ में जाएगी। और इस बार का चुनाव बिल्कुल भी एक्सपर्ट्स के मुताबिक मामूली नहीं है। इसमें बेगम खालिदा जिया, उनकी कमिटमेंट्स, लोगों से किए वादे, 17 से 18 साल देश छोड़ने के बाद वापस लौटना, उनके बेटे को पार्टी की लगाम देना, और कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ था। अब तो सारी जिम्मेदारी खालिद रहमान के पास है। सारे प्रयास 299 सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें लेने के हैं। एक बात दूसरा याद रखिएगा, अगर
रेफरेंडम भी आज पास हो जाता है जिस पर वोटिंग हो रही है। 84 सूत्रीय वो पैकेज है जिसके मुताबिक कल को जो भी कोई सरकार बनाएगा तो देश के अंदर कल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान या आइन कैसे काम करेगा उस पर भी सरकार के पास विशेष अधिकार होगा, उसको बदलने का एक अवसर ये भी होगा। और दूसरा, आप सबको याद होगा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, युवाओं को रोजगार देने और बोलने की आजादी जैसे दावे तारिक रहमान की तरफ से चुनावी प्रक्रिया से पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए गए हैं। प्रियंका, चलिए इस पर और भी बात करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार इस समय ज्वाइन कर रही है मलिका पांडे जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत आपका ज्वाइन करने के लिए। बांग्लादेश के अंदर 299 सीटों पर चुनाव और साथ साथ हम देख रहे हैं रेफरेंडम पर भी बहुत खुलकर बात की गई। एक तो जमात वाले फैक्टर पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये वाकई में इसको एक चुनाव की हद तक ही देखे या रीजनल सिक्योरिटी पूरे प्रांत को, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन और नेपाल तक की बात होती है, उस पर्सपेक्टिव से भी चुनाव को देखा जाए, ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट चुनाव साबित होगा हिस्ट्री में बांग्लादेश के लिए। आसिफ जी, ये जैसे आज हम देख रहे हैं कि काफी वोटिंग अगस्त 2024 में जो हमने देखा था उसके बाद शेख हसीना के बाद, और हमने देखा कि जो अपराइजिंग हुई थी उसके बाद ये पहला चुनाव है और ये काफी इंटरेस्टिंग चुनाव रहेगा क्योंकि आप देखिए इसमें 12 करोड़ लोग वोट करने वाले हैं, जिसमें से 3% जो हैं वो अंडर द एज ऑफ 30 वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसमें हमें युवाओं का एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखेगा। और जैसे अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए, एक तरफ है तारिक रहमान जो 17 साल बाद जी आए हैं बांग्लादेश कंटेस्ट करने, और जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बांग्लादेश में काफी इलेक्टोरल स्टडी हुई है तो उसमें आ रहा है कि बीएनपी 208 सीट्स में जीतेगी और सेकंड रहेगी जमाते इस्लाम। जहां बीएनपी का अगर हम देखें तो तारिक रहमान ने बहुत सारे कस्में वादे किए हैं, माइनॉरिटीज के लिए बोला है, काफी लगभग 8 लोग कैंडिडेट्स उन्होंने माइनॉरिटी के उतारे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें आसिफ जी, तो इसमें आया है अपना जमाते इस्लाम, और जमाते इस्लाम का थोड़ा अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं उसमें, तो जमाते इस्लाम वही पार्टी है जिसने अपोज किया है बांग्लादेश का आजाद होना। तो जमाते इस्लाम हमेशा से चाहता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का एक पार्ट रहे। इनफैक्ट जब बांग्लादेश आजाद होने वाला था तो इन्होंने डेथ स्क्वाड्स करके भी चलाए थे, जिसमें इन्होंने बोला था कि इन्होंने काफी लोगों की हत्याएं की जो एक चाहते थे कि बांग्लादेश आजाद हो। तो इनका ये थोड़ा हिस्टोरिकल रहा है, ये काफी एक्सट्रीमिज्म की तरफ रहे हैं, इनका झुकाव एक्सट्रीमिज्म की तरफ रहा है। जहां तक बात है तो हमने जब डेटा को एनालाइज किया पता चलता 15 से 16 ऐसे उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं जो साउथ ढाका से मैदान में है, बहुत मजबूत माने जाते हैं, 16 से 20-20 साल की कैद की सजा काट चुके हैं, जेलों के अंदर रहे। मैं इसी पॉइंट को जरा आगे बढ़ाते हुए सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये चुनाव भारत के लिए, बाकी देशों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जमात जिसने भारत जैसे देशों के साथ और यहाँ तक कि चाइना के साथ भी बहुत सारे लोगों ने अपोज किया, रिश्ते अच्छे ना हो, और आज़ादी का जिक्र आपने खुद किया। ऐसे में कल को अगर जरा सा भी कंट्रोल उनके पास जाता है या सरकार में किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी 5, 10, 15% भूमिका रहती है, व्हाट इट मीन्स? देखिए आसिफ जी, दोनों ही, अगर हम बीएनपी का भी इतिहास देखें, जो तारिक रहमान की मदर थी जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो उनका भी इतिहास देखें तो बीएनपी कभी भी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रही है, उनका झुकाव हमेशा चाइना की तरफ रहा है। और दूसरी तरफ है तो चूजिंग द लेसर डेविल वाली बात हो गई है इसमें आसिफ जी। तो भारत तब भी चाहता है कि बीएनपी के साथ रहे, क्योंकि दूसरी तरफ जो जमाते इस्लाम है वो बहुत ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करता है। जमाते इस्लाम अगर पावर में आ जाता है, जो पॉसिबिलिटी कम लग रही है, बट अगर वो पावर में आ जाता है तो एक भारत के लिए बहुत बड़ा रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा उसमें। और इंटरेस्टिंगली जो जमाते इस्लाम ने एक मूव किया है, देखिए अगस्त 2024 में जो अपना ये एनसीपी था जिसने शेख हसीना को हटाया था, जो जेनजी का प्रोटेस्ट हम देखते थे तो वो एनसीपी ने ही लीड किया था। तो अब देखिए एनसीपी एक 80 साल पुरानी पार्टी के साथ मिलके, जो जमाते इस्लाम है उसके साथ मिलके चुनाव लड़ रही है, तो ये काफी अच्छी फील्डिंग रही है। और दूसरी तरफ अगर हम जमाते इस्लाम देखें तो ये महिलाओं के भी बहुत विरोधी रही है, इन्होंने कोई भी महिला कैंडिडेट नहीं उतारी है। जबकि आप बांग्लादेश का हिस्ट्री देखें तो उसमें 2 पीएम हमारी
विमेन ही रही हैं, जबकि बिल्कुल। उस तरफ से बीएनपी कभी भी विमेन कैंडिडेट्स आई हैं, बट जमाते इस्लाम ने कोई भी विमेन कैंडिडेट नहीं उतारी है, जो एक काफी मतलब चिंताजनक बात है। और माइनॉरिटीज से भी उन्होंने एक ही कैंडिडेट उतारा है अपना। वो एक मेजर तो चैलेंज है। आसिफ मलिका ये जी थैंक यू सो मच, authority- बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। इस विशेष मुद्दे पर बात की। दिन में वैसे चर्चा जारी रहेगी क्योंकि 4 बजे तक आधिकारिक रूप से मतदान होता है और ठीक 13 तारीख की सुबह आते आते ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैक्सिमम सीट्स पर रिजल्ट सामने होंगे। जिसके पास 151 प्लस 300 में से 151 प्लस सीट्स गई वो जिम्मेदारी संभालेगा। और अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, जब मतदान को 4 घंटे हो चुके हैं, भारतीय समय अनुसार 7 बजे के आसपास वोटिंग हुई थी, तकरीबन 20 से 22% वोटिंग में ज्यादा सीटों से अभी तक बीएनपी आगे जाते हुए एक अनुमान के मुताबिक जा रही है। रिजल्ट 4 बजे के बाद आएंगे। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ट्रेड डील को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है और बीते दिन सदन में राहुल ने गंभीर आरोप लगाए थे और राहुल के खिलाफ लाया जा सकता है विशेष अधिकार प्रस्ताव। राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए थे और संसद के बजट सत्र का गुरुवार को 12वां दिन है। सदन में बजट पर चर्चा हो रही है और बुधवार को लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने इंडिया यूएस ट्रेड डील के जरिए भारत माता को बेच दिया है। ये पूरी तरह से सरेंडर है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। राहुल के आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। मैं बताती हूं कि भारत को किसने बेचा। इसे कांग्रेस ने बेचा है। बाली में जाकर सौदा करके आए थे, ट्रेड फेलिसिटेशन पर साइन करके आ गए थे और भारत के फायदे के लिए उसमें कुछ नहीं थी। और उन्होंने कहा कि किसानों के हक से समझौता करने वाली कांग्रेस है। मोदी ने 2014 में WTO में जाकर इसे सुधारा और ये गरीबों को राशन नहीं दे पा रहे थे और ये मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। तो विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव सरकार ला सकती है। कल एक नहीं, दो नहीं, तीन मुद्दे। एक तो बजट पर डिस्कशन हो रहा था, लेकिन बीच में राहुल गांधी इधर उधर जाते हुए देखिए, एप्स्टाइन फाइल्स का जिक्र करते हुए अंबानी और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री का नाम लिया, जिस पर उसका जवाब भी आया और देश को अमेरिका के हाथों बेचने का आरोप लगाया। और यहां तक कहा गया कि अब भारत किससे तेल लेगा, किससे बिजनेस करेगा, इस पर क्या डिक्टेशन आपको वॉशिंगटन से आएगी। जवाबी पलटवार बहुत सख्त था कि आप जरा 1999 और 96 मियामी फाइल्स को भी याद करें, जिस पर बीजेपी ने वापस राहुल गांधी के इन बयानों पर कांग्रेस को टारगेट करते हुए पुरानी कुछ चिट्ठियां भी खंगाली और न्यूज कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी को जवाब दिया। इधर तस्वीरें आपके सामने संसद के बाहर की, जहां प्रदर्शन शुरू हुआ है यूएस ट्रेड डील पर, जिस पर आज बंद का आह्वान भी किया गया। अलग अलग जगहों पर थोड़ा बहुत इसका असर भी है, अगली खबर में उस पर चलेंगे। क्या वाकई में बंद से आर्थिक रूप से कोई नुकसान होगा या हुआ है अभी तक, और बैंकिंग सेक्टर भी काफी प्रभावित हुआ है। लेकिन ट्रेड डील को ट्रैप डील का बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर अधिकतर पार्टियों के जो सांसद है, जिनमें समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा टीएमसी, बाकी तमाम लोग संसद के बाहर इस समय विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर ऑलरेडी सरकार ने जवाब दिया है। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला, जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर, सर, दो चीजें हैं सर। एक सर, एप्स्टीन केस। सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। प्लीज क्यों I want to understand. I will not allow you. आप कौन होते हैं? यह भी मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा
कि देश को बेच दिया गया है। मुझे लगता है सामान्य कूटनीति, सामान्य अर्थनीति और थोड़ी भी जानकारी यदि होती तो मुझे लगता है इस प्रकार की निराधार अपशब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब बेचता कौन है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, वोल्कर रिपोर्ट, तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को मिले सद्दाम हुसैन के द्वारा, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। किसको बेच रहे थे? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील उस समय के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकायदा न्यूज आई कि कांग्रेस का एक नेता पहुंच के कहता कि हमने सारे पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है। और एकमात्र मौका जब सदन के पटल के ऊपर सांसदों ने पैसा रख के कहा कि हमें यह पैसा दिया गया था ताकि उस डील को पास कराया जा सके। कौन देश को बेच रहा था और कौन देश के आगे झुकता था? पुनः मैं कोट करना चाहता हूं कांग्रेस के ही विदेश मंत्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, जिसमें वो सोनिया गांधी जी को कोट करते हुए कहते हैं कि एक पार्टी में सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि हम आपको विदेश मंत्री नहीं रख सकते, हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। यह मैंने आपके विदेश मंत्री को कोट किया है, जो आपके परिवार के सबसे खास रहे। सबको पता है कि 1995 में परमाणु विस्फोट होने वाला था, तो किसके दबाव में पीछे हट गया? आप ही की सरकार का कोट करता हूं। जब दौलत बेग ओल्डी की घटना हुई तो सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री के रूप में क्या बोलते हैं? दिस इज एन स्मॉल एक्ने ऑन द ब्यूटीफुल फेस ऑफ फ्रेंडशिप। यानी जब चीन हमारी सीमा में घुस आया तो कहते हैं ये तो हमारे मित्रता के एक सुंदर चेहरे के ऊपर एक छोटे से पिंपल की तरह है, दाने की तरह। वाह! आपके रक्षा मंत्री सदन के पटल पे कहते थे कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ही नहीं, और देखो आंखें खोल के भाई कि मोदी जी की सरकार में सीमा पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और उसके बाद तय करो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और रक्षा मंत्री ने ए.के. एंटोनी जी ने कहा था यह हमारी लंबे समय से निर्धारित नीति थी, यानी कोई बाध्यता थी, परिस्थितियां थी, नहीं बन पा रहे थे, ऐसा नहीं। दिस वॉज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें नहीं बनाना है। हम फिर भी यह कहना चाहते हैं कि शायद राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा आज भी देश को समझ में आता है कि विदेशी चीजों। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब सिद्धांशु त्रिवेदी दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। सीधा अब आपको जम्मू कश्मीर की असेंबली में लिए चलते हैं, जहां पर विधानसभा में बजट सत्र जारी है और चर्चा के बीच नोकझोंक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रही है। लेकिन इस समय कुछ सवालों के जवाब जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी दे रहे हैं। चल रहा हाई सिक्योरिटी जोन है और मेरे पे एलिगेशन लगा के मैंने असेंबली के चुनाव में हवाला का पैसा लगाया, तो सर यहां से डायरेक्शन जानी चाहिए कि कल कोई भी असेंबली के अंदर आएगा फिर डेली वेजर बार क्यों रोके, वो भी आके अंदर धरना दे। ये ना अनफॉर्चुनेट है, जिस आदमी को आपने बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड दिया वो असेंबली के अंदर ब्रीच कर रहा है, और जिसके ऊपर 12 FIR लगी है वो यहाँ के और यहाँ के वो उसका अवार्ड वापस लिया जाए, ताकि जिन लोगों को बेस्ट मिला है उनकी तौहीन ना हो, उस बेस्ट लेजिस्लेटर के अवार्ड की तौहीन होती है। इस तरीके के पागल या तो घर वालों को बोलिए उनको डायरेक्शन जाए कि पागल खाने में रखें, या इस तरीके की बदतमीजियां और अधिकारी के साथ बदतमीजी हो गया। डिप्टी मनकोटे जी लगा सकता कि मैंने हवाला का पैसा लगा के इलेक्शन जीता है, मेरा जवाब कौन देगा? मेरी जो पोजीशन ऑकवर्ड हुई है कौन जवाब देगा? और किसने अलाउ किया इस असेंबली के अंदर उस आदमी को जो ये यहाँ का मेंबर नहीं है? हाउ इज देयर टू एंटर इन द प्रीमाइसेस ऑफ द असेंबली व्हाइल द सेशन इज इन द मोशन? सेशन चल रहा है, उसके बावजूद सर यहाँ से डायरेक्शन जानी चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज को। अगर मैंने गुनाह किया है, सिक्योरिटी एजेंसी जांच करें। मैंने हवाला का पैसा लाया, सिक्योरिटी एजेंसीज है, लेकिन इस तरीके का एलिगेशन, अभी जो सवाल मैडम दे रहे थे जवाब, मैडम हद होती है। हम भी तो पब्लिक में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, इस तरीके का कि जो मर्जी आप किसी को कह दे। और आपको क्या कहता है, आप कुछ नहीं कह सकते। आप देखिए आपकी फरमाइश क्या हुआ है? मनकोटे जी आप तशरीफ रखिए। ये इन्होंने भी नोटिस में लाया और आपने भी नोटिस में लाया। मैं I will definitely examine it and take appropriate action. Don't worry. ज़्यादा गुस्सा नहीं।
Honorable Speaker, sir, I rise to move that a sum not exceeding the aggregate amount mentioned in demand numbers 5, 11, 16, 25 and 34 be granted to government to defray the charges which will become in course of payment during the year ending 31st March 2027 in respect of heads indicated in the list of business against the each demand. हो गया। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से मुतालबा के ज़ार नंबर 5, 11, 16, 25 और 34 पेश हुए। इस सिलसिले में जनाबी M.Y. तारिगामी, जनाबी सजाद गनी लोन, जनाब बलवंत सिंह मनकोटिया, जनाब रणबीर सिंह पठानिया, जनाब शक्तिराज परिहार, जनाब पवन कुमार गुप्ता, जनाब मीर फयाज अहमद, जनाब नरेंद्र सिंह राणा, मिस शुगन परिहार, जनाब दर्शन कुमार, जनाब वहीदुर रहमान पर्रा, जनाब शेख खुर्शीद, मिस देवयानी राणा, जनाब शबीर अहमद कुल्ले, ठाकुर रणधीर सिंह, डॉक्टर सुनील भारद्वाज, जनाब सुरेंद्र कुमार, जनाब कुलदीप राज दुबे, आगा सईद मुंतजिर महदी, इज ही हियर? ही इज योर हियर। और श्री सतीश कुमार शर्मा की तरफ से कट मोशंस मौसूल हुई है, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूड तस्वर करता हूं। उनकी फरिश्ते आपको पहले ही फराहम की गई है। मुतालबा ज़ार नंबर 5, 11, 16, 25 और 34 नीज मुतल्लिका कट मोशंस ऐवान के सामने हैं। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब 4 बजे बहस का जवाब देंगे और वोटिंग 4:50 पर होगी। बहस में तो तकरीबन हर मेंबर हिस्सा लेना चाहता है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। लिहाजा पार्टी लीडर्स और विप से मेरी गुजारिश है कि वो पार्टी की तरफ से मखसूस मेंबरों को सिलेक्ट करें ताकि बहस मुनासिब ढंग से चल सके। मुतालबा ज़ार नंबर 5, 11, 16, 25 और 34 नेज मुतल्लिका कट मोशंस पर बैक वक्त बहस होगी। बहस का आगाज एजाज अहमद जान साहब करेंगे। कितना टाइम? अच्छा, जो टाइम आपने दिया है बस इतना ही दे देंगे। आपने 8 मिनट उनको दे दिया। 8 मिनट से पहले ही, आधा मिनट पहले ही बेल बजेगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज की इन ग्रांट्स पे मैं इनके हक में खड़ा हुआ हूं और ऑनरेबल स्पीकर सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और खास करके दूर दराज इलाके में जो बॉर्डर इलाका है, दूर दराज इलाका है और जम्मू कश्मीर के अंदर इन डिपार्टमेंट्स के साथ मुझे लगता है अमीर से लेकर गरीब तक हर इंसान जुड़ा हुआ है। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आज यहां पे बताना चाहूंगा, जब से ये हुकूमत बनी है, इस हुकूमत की क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। मैं स्पीकर साहब बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों का बहुत बुरा हाल था और जम्मू कश्मीर के अंदर रोड कनेक्टिविटी, मैं कहूंगा 2014 के बाद कोई बड़ा प्लान या प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ और जो काम शुरू हुए सर उन 10 सालों में, मैं सर यहाँ पे हाउस फ्लोर पे ये कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद जितने काम शुरू हुए, खास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि PMGSY के काम जो लास्ट 2011 में सैंक्शन हुए, उसके बाद जहां पे अलग अलग बातें की, मेंबरों ने बात की, PDP के मेंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि
चंदोसी के सेंट्रल वेयरहाउस में सीबीआई की रेड पड़ी है और क्वालिटी मैनेजर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। एक राइस मिल मालिक की शिकायत पर कार्रवाई, छापेमारी से संबल में हड़कंप मच गया है और जनपद संबल की चंदोसी स्थित केंद्रीय भंडारण निगम पर बुधवार रात सीबीआई ने छापा मारा है। इस दौरान डिपो मैनेजर और 3 क्वालिटी मैनेजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। सीबीआई की ये कार्रवाई पिछले 10 घंटे से लगातार जारी है और सीबीआई टीम बुधवार देर रात सेंट्रल वेयरहाउस पहुंची और सभी गेट बंद कर दिए। टीम ने पूरी रात वेयरहाउस के अंदर दस्तावेजों की गहन छानबीन की और साथ ही वहां पर रखे माल की भी जांच की जा रही है। सीबीआई अधिकारी अलग अलग कमरों में पकड़े गए सभी मैनेजरों से पूछताछ कर रहे हैं और ये कार्रवाई गुन्नौर तहसील क्षेत्र के एक राइस मिल मालिक की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि डिपो मैनेजर और क्वालिटी मैनेजर मानकों पर खरा ना उतरने या फिर खराब माल होने पर भी रिश्वत लेकर भंडारण कर देते हैं। सीबीआई ने अपना नेटवर्क बिछाने के बाद देर रात ये कार्रवाई की और इस छापेमारी से संबल में हड़कंप मच गया। तकरीबन 10 घंटे तक जो हमारे पास जानकारी है, सीबीआई की टीम रात देर गए तक वेयरहाउस के अंदर मौजूद रही, छापेमारी होती रही। रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी पकड़ा गया और क्वालिटी के साथ जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता करने वाले तमाम लोगों पर सीबीआई की गाज गिरी है। छापेमारी जो कि गुन्नौर तहसील क्षेत्र का एक राइस मिल मालिक है, उसकी शिकायत के बाद की गई और रिटन कंप्लेंट के बाद सीबीआई की टीम इस हिस्से के अंदर पहुंची। और जानकारी ये भी है कि आरोप ये लगा था रिटन कंप्लेंट में कि डिपो मैनेजर और जो क्वालिटी मैनेजर है, खराब माल होने के बाद जो इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मानकों का उल्लंघन करने का आरोप था, जिसके बाद कार्रवाई जरूरी समझी गई और सीबीआई की टीम 10 से 10.5 घंटे तक छापेमारी करती रही। हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ संबल से है। विजेंद्र, इन 10 घंटों में होने वाली पूछताछ में ये तो कंफर्मेशन हो गई है आधिकारिक रूप से कि एक व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन इन 10 से 10.5 घंटों में छापेमारी के दौरान और क्या क्या प्रमाण हाथ लगे हैं सीबीआई टीम के? विजेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? विजेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संबल के वेयर हाउस की तस्वीरें, रात देर गए छापा पड़ा और जानकारी यह है कि जो संबंधित विभाग और मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं, उसका ब्यौरा शिकायतकर्ता की तरफ से किया गया था कि मानकों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। विजेंद्र हमारे साथ हैं। विजेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। बताइएगा, इस केस में 10.5 घंटों के दौरान एक अधिकारी के रिश्वत लेते हुए पकड़ने की जो कंफर्मेशन हुई है, लेकिन बाकी क्या प्रमाण हाथ लगे हैं 10 से 10.5 घंटे की छापेमारी में सीबीआई टीम के? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है सीबीआई की। जिस तरह से यहाँ पर लगातार सीबीआई देर रात से यहाँ पर डटी है और वेयर हाउस, ये आपको बता दूं सेंट्रल वेयर हाउस है, यहाँ पर केंद्रीय भंडारण निगम है और यहाँ पर खाद्यान्न जमा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ की शिकायत जो आशीष थी कि लगातार रिश्वत लेकर खराब खाद्यान्न का भंडारण हो रहा है। जिस तरह से टीम का पहुंचना, अचानक टीम पहुंची और जितने वेयर हाउस के गेट थे सभी बंद करा दिए और वहां पर जिस तरह से छापेमारी की गई है और एक डिपो मैनेजर, 3 यहाँ पर जो क्वालिटी मैनेजर है उनको गिरफ्तार होने की बात की जा रही है। सभी से अलग अलग कमरों में पूछताछ हो रही है, लेकिन यहाँ पर दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से रिश्वत लेकर भंडारण की शिकायत हुई थी और वो शिकायत कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि हुई है। जिस तरह से अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो 4 मैनेजर गिरफ्तार हुए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, अभी ये कार्रवाई जारी है और देखना होगा कि कब तक ये कार्रवाई जारी रहती है। जो मैनेजर पकड़े गए उनसे सारी जांच पड़ताल की जा रही है और जो सीबीआई की टीम है, अलग अलग अफसर हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं और जो भंडारण है वहां पर उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि खराब भंडारण की जांच जो है शिकायत मिल रही थी। नियमों की वायलेशंस तो हुई है, ये अधिकारी भी बता रहे हैं। 16-17 घंटे कुल मिलाकर जांच और पूछताछ अब तक हुई है। अब ये मानकर चलें कि एक बहुत बड़ा गैंग हो सकती है इन 4 से 5 अधिकारियों के अलावा जिनका पर्दाफाश हुआ, और क्या जो सप्लाई था, जो वितरण होता था, जो अलग अलग जगहों पर सप्लाई जाती थी, वो भी प्रभावित हुई है? देखिए बिल्कुल आशीष, बता दूं ये और चीज निकल कर आई है सामने की जो ट्रक थे जो जाते थे और ले जाते थे, जो मालों को भंडारण कराने आते थे और माल यहाँ से जो केंद्र के लिए यहाँ से जाता था, यानी जो आदान प्रदान होता था, जो ट्रक चालक है उनसे भी मोटी रकम वसूली जाती थी और ये रकम यहाँ के डिपो मैनेजर और
क्वालिटी मैनेजर वसूलते थे। ये भी मामला निकल कर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक परत और खुल सकती है, क्योंकि जो छोटे छोटे भट्टियों में भंडारण होते हैं या जो डिपो बनाए हैं संबल में, अन्य जो डिपो हैं उनमें भी हो सकता है कि इसकी जो आंच है, जो जांच है, उसकी आंच तक पहुंचे और वो भी इसके घेरे में आ जाए। लेकिन ये सब जो क्लियर है, ये सब स्थिति साफ जब होगी, जब सीबीआई की पूरी जांच पड़ताल क्लियर होगी और उसके बाद ठीक है, सीबीआई जब आधिकारिक कुछ बयान यहाँ का भी पर इंतजार बताती। रहेगा। विजेंद्र सिंह संबल से हमारे साथ थे, धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने का किसी को भी अवसर न दिया जाए, पुलिस और सिविल प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। और ऐसी एक बड़ी कार्रवाई, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है इस एनकाउंटर में। अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक बदमाश जो कई जगहों पर कई वर्षों से सक्रिय था, अमजद नाम का ये बदमाश, पुलिस बयान के मुताबिक इसको मार गिराया गया है और 50,000 रुपए का पहले ही इनाम घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। और मुठभेड़ में एक दारोगा और सिपाही भी गोली लगने से घायल हुए हैं। और जो रिकवरीज हुई है, आधिकारिक पुष्टि उसकी भी हुई है। जिन लोगों को मारा गया है मुजफ्फरनगर के अंदर, या जिस व्यक्ति की जान गई है, ये विभिन्न जगहों पर, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, इंटर स्टेट एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा था, अंतर्राज्यीय बदमाशों का गिरोह था। पुलिस के साथ जब झड़प हुई तो ऐसे में ही मारा गया। और दूसरी तरफ इसी झड़प के दौरान 2 अधिकारी घायल हुए हैं, जिसमें एक सिपाही है, एक दारोगा है। पुलिस और बदमाशों के बीच होने वाली इस झड़प में वो 50,000 रुपए का जो इनामी बदमाश था, मारे जाने के बाद रिकवरीज पर भी पुलिस ने कंफर्मेशन कर दी गई है कि लूटी गई रकम, कार्बाइन, पिस्टल, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। दरअसल ये भी आपको बताना जरूरी है कि मुठभेड़ जो बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर हुई है, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक उस जगह पर यह मुठभेड़ हुई है, इसी इलाके से पिछले 4 से 5 दिनों से 50,000 के इनामी बदमाश अमजद को लेकर पुलिस को कई बार सूचना भी मिली थी, लेकिन बार बार वो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा था। इस बार संदिग्धों की चेकिंग पुलिस अब भी कर रही है, और भी शायद ये लूटमार की वारदातों को अंजाम देने का बड़ा प्लान था, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ और इस चेकिंग के साथ साथ विफल साबित कर दिया है। तो यूपी के मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही अंतर्राज्यीय बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जहां पर एक तरफ पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश अमजद हरसोली ढेर हो गया। तो वहीं पर एक दारोगा और सिपाही भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। पुलिस मुठभेड़ में एसपी देहात पर भी बदमाश ने फायर किया, जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने से एसपी देहात की जान बची है, और वहीं दूसरी ओर उनकी गाड़ी के शीशे चकनाचूर हुए हैं। उधर मुठभेड़ की सूचना मिलते ही सुबह सवेरे एसएसपी संजय वर्मा भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश है, जिसके विरुद्ध 40 से अधिक लूट, हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर आदि के मुकदमे मुजफ्फरनगर सहित आसपास के जनपदों और प्रदेशों में भी दर्ज हैं। पकड़ा गया बदमाश 50,000 का इनामी बदमाश है, जिसके कब्जे से लूटी गई कार्बाइन, पिस्टल, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, ज्वेलरी बरामद की गई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये मुठभेड़ बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञाना मार्ग पर देर रात हुई, जब पुलिस टीम संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी, और इसी दौरान बाइक सवार बदमाश ने पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी, और यहां पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमजद घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा, संदीप और पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल इशफाक गोली लगने से घायल हो गए। दोनों घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, और वहीं बताया जा रहा है कि बदमाश ने एसपी देहात आदित्य बंसल पर भी गोली चलाई थी, जो कि उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। तो वहीं उनकी कार के शीशे भी गोली लग जाने से चकनाचूर हो गए। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसएसपी संजय वर्मा भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एसएसपी संजय वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक बदमाश अमजद पर लूट, हत्या, डकैती और करीब 40 संगीन मुकदमे दर्ज थे। सर मुठभेड़ हुई है क्या, कुछ मामला है पूरा? देखिए, बुढ़ाना थाना के अंतर्गत एक रूरल एरिया में जो है, जहां पर जंगलात थे, यहां पर एक मुठभेड़ हुई है। देर रात में जो है एक टिप ऑफ मिला था कि कुछ बदमाश इस तरह से हैं जो कि वांछित भी चल रहे हैं लूट में, और इस प्रकार से जो है ये बाद में जब पुलिस मुठभेड़ होती है उसमें क्रॉस फायरिंग होती है, पुलिस पर फायर किया जाता है, पुलिस भी फायर करती है उसमें, और क्रॉस फायरिंग में हमारे पुलिस के 2 अधिकारी जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल है, उनको चोट लगी थी। इसमें इस पूरी टीम में एसपीआरए के नेतृत्व में और सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही थी। इसमें एसएचओ बुढ़ाना, एसएचओ शाहपुर, एसएचओ तितावी तथा उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। आप देख रहे होंगे कि एसपीआरए साहब की गाड़ी पर भी बुलेट
बुलेट से निशान उनके शीशे वगैरह टूट गए हैं। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे तमाम गोलियां लगी हुई हैं और इसके पास से जो है कार्बाइन जो है 9mm की बरामद की गई है, पिस्टल बरामद हुई है। साथ ही साथ में कोई स्प्लेंडर बरामद की गई है, लूटा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स वो बरामद किए गए हैं, लूटी हुई ज्वेलरी बरामद की गई है और आपको मोबाइल बरामद किया गया है। 50,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर था और देर रात में एक मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में जब उसको इंजर्ड हुआ था, इलाज के दौरान CHC बुढ़ाना में उसकी मृत्यु हुई है। बाकी दो हमारे जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी घायल हुए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि इस पर लगभग 40 मुकदमे दर्ज थे, 17 से 18 इसमें लूट के मुकदमे थे, हत्या के मुकदमे थे तथा मुजफ्फरनगर से लेकर के तमाम स्टेट्स में जो है, बिहार से लेकर के राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हरिद्वार जो कि उत्तराखंड है, वहाँ पर भी बिजनौर में, मेरठ में, नोएडा में, गाजियाबाद में लूट और हत्या समेत तमाम मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। लगभग 35-36 साल इसकी अमजद नाम के बदमाश के रूप में जो कि वांछित चल रहा था लूट में, उसकी पहचान हुई है। साथ ही साथ इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जा रही है। सर क्या क्या वेपन्स बरामद हुए हैं? इसमें आपको बता दूं, आपको 9mm की कार्बाइन बरामद की गई है, साथ ही साथ पिस्टल बरामद हुआ है और आपका जो है कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं। चलिए, पुलिस की कार्रवाई, लेकिन सिविल प्रशासन भी अपनी जगह सतर्क है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप सब जानते हैं कि पिछले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण थे, बजट पेश किया जा चुका है और अब तक का सबसे बड़ा बजट सरकार का दावा है कि पेश हुआ है। हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर इलाके, हर प्रांत का इसमें सरकार के मुताबिक ख्याल रखा गया है और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी 9 वर्षों में एक नई प्रगति देखने को मिली है और इस बार ट्रेजरी केयर के रूप में अपने मेडिकल कॉलेजों को भी सरकार के मुताबिक विकसित किया गया है। बजट के कुछ घंटों के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बजट तैयार करने से लेकर बजट प्रस्तुत करने तक की पूरी प्रक्रिया की और संबंधित विभाग की मंत्री सुरेश खन्ना और तमाम साथियों की जिन्होंने इस बजट को तैयार किया, उनकी सराहना भी की गई है कि 9 वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा बजट सरकार ने दिया है। इसके अंदर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। 2017 के पहले सुरक्षा का वातावरण नहीं था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश और दुनिया के अंदर खराब होने के कारण यहां पे न पर्यटन सुविधाएं थी और न ही उसके विकास के लिए सरकार की रुचि थी, न सुरक्षा था, तो कोई आने का प्रयास नहीं करता था। 24-25 में 122 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की और अन्य हमारे जितने भी पर्यटन के केंद्र हैं, अलग अलग, चाहे वो इको टूरिज्म के हों, हेरिटेज टूरिज्म के हों, एडवेंचर से जुड़े हुए केंद्र हों, इन सब में उन्होंने आकर के यात्रा की। पर्यटन अपने आप में एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, ढेर सारा रोजगार का सृजन करता है। उन सब के लिए आज उत्तर प्रदेश ने एक नई व्यवस्था की है और बजट में भी हम लोगों ने इसका प्रावधान किया है कि हम लोग 1 लाख अतिरिक्त रूम जोड़ने के लिए, जो हमारी पर्यटन की पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत PPP मोड पर इसको विकसित करने के सामने कार्य करेंगे। 50,000 नए होम स्टे के लिए भी हम लोग इस दिशा में कार्य करेंगे और महिला गाइड प्रशिक्षण के लिए भी लाइसेंस शुल्क को माफ करने, यानी 10,000 का जो लाइसेंस शुल्क है उसको माफ करने का भी प्रावधान हम लोगों ने महिलाओं के लिए इस बजट में इसकी व्यवस्था की है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बजट पेश कर दिया है। विभिन्न जगहों पर विभिन्न सेक्टर्स को ज्यादा पैसा देने का इस बार भी दावा किया गया है। बजट डॉक्यूमेंट को एक कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट सरकार इस बार करार दे रही है। न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।